इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ में विमुक्त जाति दिवस समारोह का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। विमुक्त जाति के कल्याण के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन करने की घोषणा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन, सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, कई समस्याओं का सीएम ने किया मौके पर ही समाधान। उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया निरीक्षण। नानकमता में नानक सागर बांध का किया निरीक्षण, कहा आपदा से प्रभावित हुए लोगों को तत्काल देंगे सहायता। खटीमा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत, कहा हमारा प्रयास होगा कि एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता पहुंचाएं। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में विमुक्त जाति दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। जहां सीएम योगी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार घुमंतु और विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन करेगी। साथ ही इस जातियों के लोगों को कॉलोनी और मकान उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम किया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। विमुक्ति जाति दिवस के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक संयोजक, प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, राज्य मंत्री समाज कल्याण श्री संजीव गौड़ जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, उपाध्यक्ष श्री बेचन राम जी, उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम श्री विश्वनाथ प्रसाद जी, चेयरमैन यूपी सिडको श्री वाईपी सिंह जी, डीएनटी प्रतिनिधि श्री भगवान नाथ, डॉक्टर शोभा चौधरी और अन्य सभी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विमुक्त जातियों से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विमुक्त जातियों की मुक्ति के लिए 31 अगस्त की स्थिति के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और आज के इस कार्यक्रम में आगमन के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं।
वास्तव में ये जातियां कौन हैं? ये वे जातियां हैं जिन्होंने देश के अंदर विदेशी हमलों को रोकने के लिए एक योद्धा के रूप में काम किया था। अपने पराक्रम का लोहा जिन्होंने अलग अलग कालखंड में मनाया था, कभी मुगलों के खिलाफ लड़े थे, फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और लड़ते लड़ते उन्हें कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती थी कि युद्ध के मैदान से पलायन करना होता था। परिस्थितिवश जब पलायन करना होता था तो घर बार सब कुछ उनका जब्त हो जाता था या नष्ट हो जाता था, और वे ऐसे घूमते हुए घुमंतु बन गए। उन पर अत्याचार करने के लिए 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ये जातियां उनको या देश में ज्यादा समय तक शासन नहीं करने देंगे, तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 बना करके तमाम उन जातियों को जो भारत की योद्धा जाति थी, जिन्होंने समय समय पर विदेशी हुकूमत के खिलाफ उन युद्धों में भाग लिया था, उन सबको क्रिमिनल ट्राइब्स बना करके उनको पूरी तरीके से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। और इसके पीछे की मंशा थी कि इन्हें जन्म से अपराधी बना दिया जाए, जैसे कि यहां पूर्व वक्ताओं ने यहां पर कहा। और लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ और 52 तक ये जातियां तब भी उसी प्रकार की क्रिमिनल ट्राइब्स का हिस्सा बनी रही। 31 अगस्त 1952 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों से इन सभी जातियों को क्रिमिनल ट्राइब से मुक्ति मिली, और क्रिमिनल ट्राइब से मुक्त होने के बाद इन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने काम प्रारंभ किया और फिर इनके लिए तमाम प्रकार के अन्य आयोजन प्रारंभ हुए। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार हर घुमंतु जाति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आश्रम पद्धति के विद्यालय बना करके उत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो सके, इसके लिए 9 जनपदों में अब तक जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय रामपुर, फर्रुखाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, सोनभद्र, सुल्तानपुर, इन सब में ये विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। 2 आवासीय आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रयागराज और लखनऊ में प्रारंभ हो चुका है। 101 आश्रम पद्धति विद्यालय विभाग के द्वारा कुल संचालित हैं, और इन आवासीय विद्यालयों में बच्चों के लिए उनके रहने की, खाने की, यूनिफॉर्म की और हर प्रकार की सुविधा, ये सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार वहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा प्रतापगढ़ और लखीमपुर खीरी में भी, प्रतापगढ़ में 2, लखीमपुर खीरी में 1, 3 छात्रावास संचालित हैं। 264 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास में भी विमुक्त जाति के छात्र छात्राओं के लिए उन्हें प्रवेश वहां पर देने की व्यवस्था है। और सरकार के द्वारा राजकीय उन्नयन बस्ती योजना के अंतर्गत कानपुर में
मुरादाबाद में और लखीमपुर में भूमि आवंटन का काम भी उन लोगों के लिए किया गया है जिन्हें कभी क्रिमिनल टैक्स घोषित करके जन्म से अपराधी घोषित करने की जो दुष्प्रवृत्ति थी, उसको उन सभी जातियों के विमुक्ति के दिवस के अवसर पर सबसे पहले एक कार्यक्रम। मुझे आप सबको यह भी बताना है कि पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन सभी गोमंत जातियों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज आप उस प्रदेश में देखते होंगे, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किया, जहां सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। साथ ही सीएम योगी ने अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए। उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नानकमता में नानक सागर बांध का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने कहा कि पूरे राज्य की समीक्षा हुई है और राज्य में हमारे कुछ जिले रेड और ऑरेंज अलर्ट पर हैं। इस क्षेत्र के चारों ओर से होने वाली बारिश का पानी यहां जमा किया जाता है। जहां जल भराव हो सकता है, जो लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं, हम उन्हें तत्काल सहायता भेजेंगे। पूरे राज्य की आज भी समीक्षा हुई है और चूंकि राज्य के अंदर इस समय हमारे कुछ जिले रेड अलर्ट में हैं और कुछ जिले ऑरेंज अलर्ट में हैं, यानी कि पूरा का पूरा राज्य हमारा ऑरेंज और रेड में है। अगले 24 घंटे 48 घंटे हमारे लिए बहुत अलर्ट के हैं और इसमें हम सबको पूरी निगरानी रखनी है। पूरा हमारा जिला प्रशासन के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी विभागों को सब जगह निगरानी रखते हुए, क्योंकि 24 घंटे अलर्ट मोड में रहना है, इसी को लेकर यहाँ भी मैदानी जिलों में, चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही, तो ये नानक सागर डैम बहुत बड़ा इस क्षेत्र के चारों तरफ से होने वाला जो बारिश है उसका पानी यहाँ पर स्टोर किया जाता है और उसको आवश्यकता अनुसार रिलीज भी किया जाता है। तो उसको भी आज हम लोगों ने देखा है, लगभग अभी खतरे के निशान से 5 फुट नीचे अभी ये डैम का पानी है, लगभग 60% यहाँ भरा गया है। देवा नदी है आगे, इससे लगातार इसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। अन्य स्थानों पर जहाँ जहाँ भी जल भराव हो सकता है, उन सभी स्थानों पर लोगों को जिला प्रशासन के लोग पहले ही सुरक्षित स्थानों पर कर रहे हैं और जो लोगों के घर इत्यादि पूरी तरह से इस आपदा में नष्ट हो गए हैं या आपदा में प्रभावित हो गए हैं, उन सभी को हम तत्काल सहायता भी दे रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर रख रहे हैं। शिविर भी बनाए हैं, हमारा प्रयास है उन शिविरों में सबको ठीक प्रकार से सभी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों। सभी को ऐसा निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। जो सड़कें बंद हो रही हैं उनको खोलने का काम भी चल रहा है। गंगोत्री हाईवे इस समय पूरा हमारा खुल गया है, जो हरसिल के पास पिछले लगभग 22-23 दिनों से काम चल रहा था, अब पूरी तरह से वो हाईवे खुल गया है। श्याना चट्टी में, उत्तरकाशी में जो जल भराव हुआ था, आज फिर तेजी से जल भराव हुआ। वहाँ पर ब्रिज है, जो ब्रिज भी उस के ऊपर भी 1-1.5 फुट पानी ऊपर तक भर गया था। वहाँ भी लगातार मशीनों से काम चल रहा है, जो ऊपर से मलबा आ रहा है उसको हटाने का काम चल रहा है। चमोली जनपद में मलारी को जाने वाला जो पुल था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है, उसको भी रिस्टोर करने की प्रक्रिया चल रही है। अस्पतालों में जो लोग हमारे भर्ती हैं उनके लिए समुचित अच्छा इलाज उनके लिए हो, उसका सब प्रबंध किया जा रहा है। जो ज़्यादा जिनको हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता है, हेली से उनको एम्स भी भेजा जा रहा है। हमारा हर संभव प्रयास है और पुनर्वास भी कर रहे हैं। बागेश्वर जनपद के जो जहाँ पर आपदा आई है उनको भी सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है और भविष्य में पुनर्वास की नीति बनाने के लिए भी कहा है। पूरे राज्य के अंदर एक बड़ी क्षति इस आपदा में हुई है, तो सभी जिलाधिकारियों को आपदा की क्षति का आकलन करने के लिए भी कहा है। तत्काल लोगों को मुआवजा दिया जाए, रिलीफ की जाए और सभी अधिकारी, कर्मचारी, हमारा पूरा तंत्र ऐसे समय में ग्राउंड जीरो पर जहां भी आवश्यकता हो वहां जाकर लोगों की मदद करे। हमारे पुलिस विभाग के लोग, एसडीआरएफ के लोग लगातार काम कर रहे हैं और सबसे पहले राहत और बचाव के कामों में चल रहे हैं। इसी प्रकार रुद्रप्रयाग जनपद में भी बड़ी आपदा आई है, वहाँ पर भी बचाव और राहत के काम चल रहे हैं।
सभी लोगों को हर प्रकार से जो है जो सहायता हो सकती है की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों की स्मृति में खटीमा स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत की, जहां सीएम धामी ने कहा कि हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि हम मिलकर आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों और इस समय हमारी जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनका भी हम प्रोत्साहन करें। हमारा प्रयास होगा कि एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता पहुंचाएं। मैं पूरे राज्य के अंदर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है, उसके कारण से अनेक स्थानों पर आज आपदा आई हुई है। उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद, चाहे मैं अगर धराली से शुरू करूं तो धराली में आपदा आई है, थराली में आपदा है, रुद्रप्रयाग के हमारे कई स्थानों पर आपदा है, उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अनेक स्थानों पर जल भराव है, देहरादून में है, टेहरी के घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटा है। हम ऐसे समय हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि सब मिलकर हम सब लोग, सबसे पहले हम सब का कर्तव्य है कि हम सब आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों और उसमें हर संभव जो हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं उन एजेंसियों का भी हम प्रोत्साहन करें, चाहे वो हमारी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सेना के लोग हैं या हमारे स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, उन सभी का भी प्रोत्साहन करना है और हमारा प्रयास होगा कि एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता पहुंचाएं, उनका पुनर्वास करें और जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं उन सभी को अभी भोजन से लेकर कपड़े, दवाइयाँ, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि, उन सभी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। लगातार मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, समीक्षा कर रहा हूँ और आज भी दिन भर भी अभी हम लोग यही इसी काम पे करने वाले हैं। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा कि कोई भी देश आतंकवाद नहीं चाहता है। आतंकवाद एक नासूर है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय क्षति करता है। इससे देश का माहौल बिगड़ता है। कोई भी देश आतंकवाद नहीं चाहता, क्योंकि वो सब एक नासूर है आतंकवाद। और आतंकवाद वो नासूर है जो एक सामाजिक और राष्ट्रीय और राजनीतिक और आर्थिक क्षति सब करता है, देश की माहौल बिगाड़ देता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आतंकवाद के सहारे राजनीति में थे और अपने लोगों को हथियार बेचने का एक व्यवस्था बना रखा था। तो ये कुछ ऐसे गरीब देश थे जो अमीर देश उसको हथियार बेचने का और हथियार बना के वहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देते थे। लेकिन मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत बनाने में आते अब हम हथियार खुद ही बेच रहे हैं, लेकिन हम आतंकवाद के लिए नहीं बेच रहे हैं, सुरक्षा के लिए बेच रहे हैं। इसके लिए इस पर तो सभी देश सहमत हैं। हापुड़ में सपा नेता के भतीजे पर हुई फायरिंग मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने इस गोलीकांड का खुलासा करते हुए बताया कि सपा नेता का घायल भतीजा ही इस गोलीकांड का मास्टरमाइंड निकला है, जिसे पुलिस ने रामपुर रोड पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। सपा नेता के भतीजे मुंसाद का दूसरे पक्ष के साथ पैसों के लेन देन को लेकर विवाद है। इसी सबके चलते मुंसाद ने इस झूठे गोली कांड की साजिश रची थी। पुलिस ने घटना में शामिल जमालू और फुरकान को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल, कारतूस, बाइक और स्कूटी बरामद की है। सपा नेता के भतीजे पर फायरिंग का प्रकरण सामने आया था। आज पुलिस ने खुलासा किया पूरा घटनाक्रम क्या था और एक्चुअली क्या निकलकर सामने आया है। 29 तारीख को मुंसाद सना फाजी अब्बास, जो पुरानी चुंगी कोतवाली नगर का रहने वाला था, इसने एक सूचना दी कि उसके ऊपर उसके विरोधियों ने फायर किया है। उसके पेट में गोली लगी थी और टांग में गोली लगी हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम का तत्काल एफआईआर दर्ज किया गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और आज हाफिजपुर पुलिस ने इस घटना का अनावरण किया है, जिसमें जो मुंसाद है, जो घायल है, वही इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड निकला। उसने पैसे के लेन देन के विवाद में अपने विरोधियों के ऊपर दबाव बनाने के लिए उसने इस घटना का कुचक्र रचा था और अपने जो मित्र है जमालू पुत्र मुस्तकीम, जो पुरानी चुंगी का ही रहने वाला है कोतवाली नगर क्षेत्र का, इसको उसने घटना में शामिल किया और स्वयं उसी से अपने ऊपर फायर करवाया। उसने पेट को पकड़ करके पूरे मांस को बाहर निकाल करके खींच करके उसमें गोली मरवाई और उसके बाद अपने टांग में उसने गोली मरवाई। साथ ही साथ एक उसका साथी था फुरकान पुत्र नवाब, जो अली नगर हापुड़ नगर का रहने वाला है, उसको बुला करके इसने पूरे पिस्टल को वहाँ से जो डिस्पोज ऑफ किया, उसको छुपवा दिया। इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण करते हुए आज हम लोगों ने जमालू पुत्र मुस्तकीम, फुरकान पुत्र नवाब को गिरफ्तार किया है। मुंसाद जो
मजरूब है वो हॉस्पिटल में है, उसको पुलिस पिकेट वहाँ पर लगा दी गई है। जैसे ही हॉस्पिटल से रिलीज होता है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में जो पिस्टल जिससे फायर हुआ था वो पिस्टल, साथ ही साथ 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मौके से 3 खोखा कारतूस बरामद हुए थे। इन सबको जेल भेजा जा रहा है और इस पर भविष्य में प्रभावी कार्रवाई इसमें की जाएगी। जिस तरह से कुछ रच करके पूरे शासन को बदनाम करने की साजिश थी ये, उसका आज पर्दाफाश हाफिजपुर पुलिस ने किया है। सर ये जो मास्टरमाइंड है मनसाद, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो सर इस घटना में पिस्टल इस्तेमाल की गई थी, ये कहाँ से आई थी? पिस्टल जमालू पुत्र मुस्किम था, इसका भाई था। उसकी वो जो उसकी डेथ हो गई है वो उसके पास पिस्टल थी, वो जमालू के पास थी। जमालू ने उसको इस्तेमाल की। क्या सर इनका पुराना कोई आपराधिक इतिहास है? अभी तक पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन एक मुनसाद जो घायल है इसके विषय में एक चर्चा चल रही है कि पूर्व में भी इस तरह का कुछ फर्जी घटना इसने करी थी और विरोधियों को ऊपर दबाव बनाने के लिए उसका हम लोग तहकीकात कर रहे हैं कि उसका अगर कुछ इस तरह का आपराधिक इतिहास है उसको भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मसूरी में ऐतिहासिक मॉल रोड अब अव्यवस्थित स्ट्रीट वेंडिंग का दौर खत्म होने जा रहा है, जहां मसूरी में टाउन वेंडिंग समिति की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर में फेरी व्यवसाय को कानूनी दायरे में लाने और वेंडरों को सम्मानजनक आजीविका देने की दिशा में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। यह समिति स्ट्रीट वेंडरों की पहचान, पंजीकरण, स्थान निर्धारण, शिकायत निवारण और कल्याणकारी योजनाओं के संचालन का कार्य करती है। बैठक में मसूरी में टाउन वेंडिंग समिति का औपचारिक गठन कर दिया गया है। मॉल रोड और अन्य क्षेत्रों में फेरी व्यवसाय करने वालों का सर्वेक्षण किया जाएगा। देखिए, जो हमारा स्ट्रीट वेंडर अधिनियम है उसके अनुसार ये आवश्यक होता है कि प्रत्येक नगर पालिका में एक टीवीसी गठित हो, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो जो वैध रूप से अपना व्यापार कर सकें। तो उसी के क्रम में आज हमारे द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें होटल एसोसिएशन, व्यापार एसोसिएशन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सबसे महत्वपूर्ण कि जो हमारा जो नेशनल स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन है उसके सदस्यगण और मसूरी की जो वेंडर एसोसिएशन है उसके सदस्यगणों के साथ सफलतापूर्वक एक बैठक हुई है, जिसमें आज ये टीवीसी गठित हो गई है, जिसके लिए नगर पालिका मसूरी बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। टाउन वेंडिंग कमेटी का यहाँ गठन किया। हमारे उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें कि पुलिस, मेडिकल, अन्य अधिकारी एवं होटल एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन और विभिन्न वेंडर्स द्वारा प्रतिभाग किया गया। वेंडर्स द्वारा अधिक मात्रा में प्रतिभाग किया गया, इस चीज़ की बड़ी प्रसन्नता है। और इसमें महत्वपूर्ण हमारे 4 निर्णय हुए हैं। एक तो सभी वेंडर्स का सर्वे किया जाएगा, जो कि हमारे पास कई सारे लाइसेंसेस समय समय पर आवंटित हुए हैं, तो अभी कितने हैं, वैध हैं, कितने लग रहे हैं, उनका तहसील, पुलिस और नगर पालिका की समिति द्वारा थर्ड पार्टी से हम एक सर्वे करवाएंगे। दूसरा, हमने वेंडिंग जोन घोषित किया है लाइब्रेरी पॉइंट पे, उस पे सॉरी नॉट लाइब्रेरी, आई लव मसूरी के सामने जो हमारा एक जूस कॉर्नर है, वहाँ से लेकर एक तिब्बतन मार्केट की जो एंट्री है वहाँ तक। तो उसके तीसरा हमने निर्णय लिया कि नगर पालिका के द्वारा, क्योंकि अध्यक्ष मैम के द्वारा भी इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा था, काफ़ी उनके प्रयत्न थे कि हम इनिशियल फेज़ में, क्योंकि बाकी वेंडिंग जोन बनाने का पैसा शासन से भी समय लगेगा, तो हम कुछ वेंडर्स के लिए हम इनिशियली आज ही टेंडर हम निकाल दें, जिसमें कि कुछ दुकानें हम अभी बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो और कितनी दुकानें बना रहे हैं? लगभग वहाँ पे अभी तो हम, क्योंकि सर्वे किया जाएगा, कुछ वेंडर्स निकल के आएंगे, जो वहाँ जगह है उसमें लगभग हमारे 95 से 100 तक की जगह उसमें बन रही है। बट इनिशियली अभी फ़िलहाल हम 40 से 50 दुकानें अभी बनाएंगे। बाकी दुकानें जैसे वो बनेंगी उसके बाद बनाएंगे। एक साथ हम सारा ना हम टेम्परेरी स्ट्रक्चर, फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर एक बनाएंगे। हम दुकानें नहीं बना रहे हैं। अब जब ठेलियाँ लगती हैं, वो एक टेम्परेरी ठेली को हटाने के लिए वेंडिंग जोन का बस एक गठन, उसके अलावा फिर कहीं पर भी कोई ठेली नहीं लगेगी। और चूंकि उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ही इसीलिए कराई गई बैठक, सभी विभागों को बनाया गया कि सभी विभागों की इसी में सहमति ले ली जाए। इसका उद्देश्य यही था। माल रोड में वेंडर जोन होना क्या सही है? नहीं, वेंडर जोन तो कब से बना हुआ है। आप देखेंगे तिब्बतन मार्केट बनी हुई है 1982 से, फिर आप उधर जाते हैं कौन सा पद्मनी निवास के, वहाँ पे भी कई सारे वेंडर्स बैठे हैं। और सीज़न में आप देखते हैं लगभग 200-250 वेंडर्स एक तरीके से बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से बैठ जाते हैं। तो वो कब तक ये आप बना देंगे? हम तो आज ही टेंडर निकाल देंगे और देखते हैं, काम तो जल्दी शुरू हो जाएगा उसके बाद। और आज यहाँ पर पुनर्गठन हुआ है टीवीसी, उसका टीवीसी मेंबरों का, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये टीवीसी मेंबर जो यहाँ पर उजाड़े गए थे पिछले 2 महीने से, ये उन लोगों के लिए मतलब अभी यहाँ पर यही लिया गया है निर्णय कि 1 महीने के अंदर इनको
जो सर्वे करके और प्रॉपर उनको वेंडिंग जोन सेलेक्ट करके उनको अलॉट किया जाएंगे यहाँ पर स्टॉल। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ टीबीसी पहले भी थी लेकिन वो कार्य में नहीं थी, जो कि टीबीसी को हर महीने मीटिंग करना ज़रूरी है और वेंडरों को मुद्दे को यहाँ पर नगर पालिका तक लाना बहुत ज़रूरी है। और क्या मानते हैं, क्राइटेरिया क्या फिक्स करा है? ऐसे में तो 200-250 वेंडर है, सबको स्थापित कर देंगे क्या? नहीं, इसमें क्राइटेरिया ये है जो एक्ट के अनुसार है कि उसका एक तो ये लोग देखेंगे कि उसको हम जैसे पूरे देश में कर रहे हैं, एक तो आधार बेस्ड सर्वे हो, ताकि परिवार का कोई एक आदमी का सर्वे हो चुका है तो दूसरा आदमी ना आए, दूसरा उसका एड्रेस प्रूफ के साथ हो, तीसरा नगर पालिका का कोई भी पर्ची उसकी कटी हो, पुरानी पर्ची 2014 के बाद, ये कानून आने के बाद उसके अंदर वो आता हो तो उसका सर्वे होना चाहिए। और ये सर्वे थर्ड पार्टी करेगी, जो कि नगर पालिका अभी प्रमुख ने बताया कि हम लोग थर्ड पार्टी से सर्वे कराएंगे और उनका बायोमेट्रिक सर्वे करके उनको स्टॉल देंगे। नहीं, जो एक्ट है, एक्ट ये बोलता है कि आप वेंडर हैं और पुराना आपके पास रसीद है और आपके अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि 2014 भी अगर हम मानते हैं, आप ये प्रूव कर देते हैं, क्योंकि अगर आप स्ट्रीट वेंडिंग काम करें तो आपका कहीं ना कोई चालान कटा होगा, वो चालान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा, ये जो टीबीसी गठन हुआ है, इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, जो वेंडरों के बीच से टीबीसी आई है, कि ये उन लोगों को पहचान करे कि ये पुराने हैं और हम इनको इतने सालों से यहाँ पर जान रहे हैं। कब तक हो जाएगा इनका गठन? कब तक ये पटरी में आ जाएंगे सब लोग? ये अभी आज की मीटिंग के अनुसार ये लोग बोले हैं 1 महीने के अंदर हम लोग इनको विथ वेंडिंग जोन के साथ इनको यहाँ पर जगह दे देंगे। मसूरी में 4 दिनों तक चली भक्ति, उल्लास और संस्कृति की अनुपम छटा के बाद गणेश महोत्सव का भव्य समापन हुआ। बारिश के रिमझिम फुहारों के बीच भक्तों ने आंसुओं के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी और अगले बरस फिर आने का भावुक निमंत्रण भी दिया। इसके बाद गणेश प्रतिमा को यमुना पुल ले जाकर पवित्र यमुना नदी में विधि पूर्वक विसर्जित किया। गणेश महोत्सव समिति के अध्यक्ष अरुण वर्मा ने बताया कि इस वर्ष महोत्सव में पहले से भी अधिक श्रद्धालु सम्मिलित हुए। उत्तरकाशी जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यह हादसा गंगोत्री हाईवे पर डबरानी और सोनगाड़ के बीच हुआ, जहां गंगनानी से हर्षिल की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। रामनगर में ग्राम ढिकुली क्षेत्र में एक यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। तो बस चालक का नाम प्रताप सिंह बताया जा रहा है, जो पिछले दिनों हुए हादसे के दौरान भी चालक था, क्योंकि चालक की लापरवाही के चलते भी हादसा हो चुका है। तो वहीं अब फिर यात्रियों के साथ एक बड़ा हादसा होने से बच गया। हापुड़ पुलिस ने 2 दिन पूर्व एक युवक से कार में लिफ्ट के बहाने की गई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूट की घटना में संबंधित सामान, एक अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस सहित एक कार बरामद की है। आरोपी के विरुद्ध कई जगहों में मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह 5:30 बजे के आसपास पुलिस पार्टी अलीपुर की तरफ गश्त करती हुई जा रही थी। सामने से देखा कि एक सिल्वर कलर की अर्टिगा आ रही है, जिसको नंबर देखने पर पता लगा यह बाबूगढ़ थाने पर पंजीकृत एक लूट के मुकदमे में वांछित है। जिसको रोकने का प्रयास किया तो वह सड़क के किनारे बनी ट्यूबवेल की एक पौधी उसमें टकरा गई, जिसमें से निकल के 2 लोग भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग करने लगे। पुलिस ने चेतावनी दी और उनको बोला कि वो सरेंडर कर दें, लेकिन वो पुलिस पर फायर करने लगे। तो पुलिस ने आत्मरक्षा में फायर किया, जिससे एक के दाहिने पैर में गोली लगी है और दूसरा जंगल के रास्ते झाड़ियों में छुपते हुए भाग गया, जिसकी भी तलाश की जा रही है और एफएसएल टीम को बुलाया गया है और सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। पूछने पर जिसके गोली लगी है उसने अपना नाम शौकीन पुत्र दिलशाद, जो कि आजमपुर देहापा का है, रहने वाला है, बताया। और दूसरा जो भाग गया उसका नाम शाहरुख पुत्र कली मोहम्मद, जो कि आजमपुर देहापा का रहने वाला है, यही बताया गया। इसकी तलाश की जा रही है और जब जामा तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से एक तमंचा और एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और गाड़ी की जामा तलाशी लेने पर एक बैग, जिसमें कि पुराने और नए कपड़े हैं, जो कि लूटा गया था, और इसकी जेब से 2900 रुपये, जो कि इसने
लूट की घटना में लूटना बताया, जिस वजह से 600 रुपये इसमें से खर्च हो गए हैं और जो अर्टिगा गाड़ी है बरामद हुई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। संभल में गांव भटपुरा के तालाब के पास एक बुजुर्ग का शव कंकाल अवस्था में मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल बुजुर्ग एक हफ्ते पहले दवाई लेने के लिए घर से निकले थे, लेकिन घर न लौटने पर परिजनों ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिसके बाद अब बुजुर्ग का शव मिला है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।